देखो ममता, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। फिर तुमने इस मनहूस लड़की को क्यों पैदा किया? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? ये तो भगवान का दिया तोहफा है। बेटी हो या बेटा, क्या फर्क पड़ता है? मैंने क्या कहा तुझे समझ में नहीं आता? मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, बेटा। अगर भगवान ने चाहा तो अगली बार हमें बेटा ही होगा। अरे कुछ भी हो, पर मैं इस मनहूस लड़की को अपनी बेटी नहीं मानूंगा। बिरजू की बात सुन ममता दुखी हो जाती है। सुनो, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने। तुम रस्सियाँ लेकर जल्दी जंगल पहुँच जाना। और अगर तूने इस मनहूस लड़की के चक्कर में जरा सी भी देर करी ना, तो तेरी खैर नहीं, मैं तेरी चमड़ी उतार दूंगा, समझी? इतना कहकर बिरजू अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और लकड़ी काटने जंगल की ओर निकल पड़ता है। कौन सा पेड़ काटूं? हाँ, ये पेड़ सूखा है, इसी को काट लेता हूँ। इससे मुझे बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। बिरजू की पत्नी एक हाथ से अपनी बच्ची को उठाती है और दूसरे से रस्सी, और जंगल की ओर निकल पड़ती है। आ गई महारानी। अरे मुझे तो लगा था कि तुझे आने में आज बहुत देर लगेगी, लेकिन तू तो समय से पहले ही आ गई। धन्य हो तेरा। चल, अब ज्यादा समय बर्बाद मत कर और इन सारी सूखी लकड़ियों को रस्सी में बांधकर घर ले चल। ममता लकड़ियों को रस्सी से बांधकर अपने सिर पर रख लेती है और दूसरे हाथ से बच्ची को उठाने लगती है, लेकिन लकड़ियों का वजन ज्यादा होने के कारण उससे बच्ची गोद में लेते नहीं बनती। सुनिए जी, मैंने लकड़ियों को तो सिर पर उठा लिया है, लेकिन मेरी बच्ची मेरे से उठती नहीं बन रही है। कृपया कर आप मेरी बच्ची को मेरे गोद में उठाकर दे दो ना। मैं इस मनहूस बच्ची को उठाकर तेरी गोद में दूं? अरे ये तूने सोच कैसे लिया है? अरे मैं इस जन्म में तो क्या, आने वाले अगले जन्म में भी इस बच्ची को हाथ नहीं लगाने वाला। और अब तो मेरी सुन, मैं घर जा रहा हूँ, तू जल्दी से लकड़ियाँ लेकर घर पहुँच। तू चाहे इस बच्ची को लेकर आ या ना, लेकिन अगर तू घर में लकड़ियाँ लेकर नहीं आई ना, तो तेरी खैर नहीं है। इतना बोलकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैं लकड़ियां लेकर नहीं गई तो वो मुझे बहुत मारेंगे। मैं दोनों को एक साथ लेकर नहीं जा सकती। एक काम करती हूँ, पहले लकड़ियां लेकर चली जाती हूँ, फिर बच्ची को आकर ले जाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा कहकर ममता वहाँ से लकड़ियां लेकर घर चली जाती है और बच्ची को वहीं छोड़ जाती है, जिससे वो मासूम बच्ची वहीं बैठी बैठी रोती रहती है। थोड़ी देर बाद वहाँ से कुछ गाय गुजर रही होती है। तभी उन्हें बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे बहन, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ बहन, मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। न जाने कौन है। चलो चलकर देखते हैं इस वीरान जंगल में आखिर कौन रो रहा है। सभी गाय उस मासूम बच्ची के पास जाती है। अरे अरे, ये क्या, इतनी छोटी बच्ची, आखिर इतनी छोटी बच्ची को यहाँ कौन छोड़ गया? हे भगवान, कैसे कैसे निर्दयी लोग हैं इस दुनिया में। इस सुनसान वीरान जंगल में इस नन्ही सी बच्ची को छोड़ गए। देखो देखो कैसे रो रही है ये। बहन, लगता है ये बच्ची भूखी है। रुको, मैं इसे अपना दूध पिला देती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। गाय का दूध पीकर बच्ची रोना बंद कर देती है और खुशी खुशी खेलने लगती है। अब सही है, लगता है भूख से रो रही थी। बहन, अब इस बच्ची को ही देखती रहोगी कि घर भी चलोगी? समय हो रहा है। पर बहन, इस बच्ची को यहाँ अकेले कैसे छोड़कर चलूं? इसका क्या करें? अगर हमने इस बच्ची को यहाँ अकेले छोड़ा तो जंगली जानवर इसे मारकर खा जाएंगे। नहीं नहीं, मैं इसे अकेले नहीं छोड़ने वाली।
तो फिर क्या करें बहन? एक काम करते हैं, इस बच्ची को अपने साथ ले चलते हैं। इतना कहकर गाय उस बच्ची को अपनी पीठ में उठाकर बिठा लेती है और सारी गाय वहां से अपने घर की ओर निकल जाती है। कुछ देर में इस बच्ची की माँ भागते हुए वहां आती है। अरे मेरी बच्ची कहाँ गई? मैं तो उसे यहीं छोड़कर गई थी। हाय मेरी बच्ची कहाँ गई? कोई जंगली जानवर तो नहीं ले गया मेरी बच्ची को? इसमें गलती मेरी ही है। अपनी बच्ची को इस जंगल में अकेले छोड़कर गई थी। हे प्रभु, मेरी बच्ची की रक्षा करना। बच्ची के ना मिलने पर ममता बहुत दुखी होती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अगली सुबह। लेकिन कपिला बहन, हम इस बच्ची को कब तक अपने पास रखेंगे? मुझे तो डर है कहीं कोई जंगली जानवर इस मासूम बच्ची को कोई हानि ना पहुंचा दे। पर बहन, हम कर भी तो क्या सकते हैं? इस बच्ची को अकेले भी तो नहीं छोड़ सकते। अगर हम उस जंगल में इस बच्ची को अकेले छोड़ देते हैं तो सोचो, इसके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन तुम खुद सोचो, हम इस बच्ची का ख्याल कैसे रखेंगे? मुझे कुछ नहीं पता बहन, पर अब मैं इस बच्ची को अकेले नहीं छोड़ूंगी। हम इस बच्ची को अपने पास ही रखेंगे और हम सभी गाय मिलकर इस बच्ची का पालन पोषण करेंगे। उस दिन से वो सभी गाय मिलकर उस बच्ची का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। वो सभी गाय जहाँ भी घास चरने जाती, उस बच्ची को भी अपने साथ ले जाया करती और उसका बारी बारी से ख्याल रखती। धीरे धीरे समय बीतता गया। वो बच्ची उन्हीं गाय को अपनी माँ समझने लगी, उन्हीं का दूध पीती और उन्हीं के साथ खेलती थी। बहन, अब हमारी बच्ची देखो कितनी बड़ी हो गई है। हाँ हाँ सांवली बहन, तुम सही कह रही हो। हमारी बच्ची अब बड़ी हो रही है। तो क्यों ना अब हम अपनी बच्ची को घर पर ही छोड़कर जाया करें। वैसे भी जंगल में बहुत खतरनाक खतरनाक जानवर हो गए हैं। हमारी बच्ची घर पर ही सुरक्षित रहेगी। तुम सही कह रही हो बहन, हमारी बच्ची अब बड़ी हो चुकी है। इसे अब जंगल में ले जाना सही नहीं है। बेटी, तुम अब इस घर में ही रहो। हम तुम्हारे लिए जंगल से मीठे मीठे और स्वादिष्ट फल ले आया करेंगे। तुम इस घर में बिल्कुल सुरक्षित हो। ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझे, मैं घर पर ही रहूंगी। बेटी, जब हम सभी गाय घास चरने जंगल की ओर चले जाते, तब तुम अंदर से कुंडी लगा लेना और जब तक हम यहाँ ना आए, तुम इस घर से बाहर मत निकलना, ठीक है? ठीक है माँ, जब तक आप सभी नहीं आ जाती, मैं इस घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलूंगी। ठीक है बेटी, फिर हम सभी चलते हैं। तुम अपना ख्याल रखना और हाँ, कुंडी बाहर से लगा लेना। अगर कोई अनजान तुम्हारे पास आए तो बिल्कुल मत आने देना, ठीक है मेरी प्यारी बच्ची? हाँ माँ, बिल्कुल, आप फिक्र मत करिए और निश्चिंत होकर जाइए। आप सभी भी अपना ख्याल रखिएगा। सारी गाय वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर है ये जंगल। मन तो करता है सारा दिन यहीं बैठी रहूं और इन सभी पक्षियों और तितलियों को निहारती रहूं। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर यहीं बैठती हूँ, फिर मैं अंदर चली जाऊंगी। इतना सोचकर वो बच्ची वहीं बैठ जाती है। तभी एक राक्षस शिकार की तलाश में घूमता हुआ वहां आता है। आज तो सारा जंगल घूम लिया,
लेकिन मुझे अभी तक कोई शिकार नहीं मिला। अब क्या करूं? भूख से तो मेरी जान निकली जा रही है। एक काम करता हूँ, थोड़ा आगे जाकर और देखता हूँ, शायद आगे कोई शिकार मिल जाए। राक्षस जैसे ही आगे बढ़ता है उसे वही बच्ची बैठी दिखाई देती है। अरे ये कौन है? एक काम करता हूँ, जरा पास जाकर देखता हूँ। राक्षस पेड़ के समीप जाकर छुप छुप कर उस बच्ची को देखता है। अरे ये तो इंसानी बच्ची है, और ये इस जंगल में कैसे आई? खैर मुझे इससे क्या लेना देना कि ये बच्ची कहाँ से आई है, कैसे आई है और क्यों आई है। मुझे तो बड़ी जोर की भूख लग रही है। मुझे तो इसे खाने से मतलब है। कोमल कोमल मांस की इस बच्ची को खाकर तो मेरी भूख ही तृप्त हो जाएगी। वाह वाह, क्या भोजन है, मुझे मजा आ जाएगा इसको खाकर। इतना कहकर वो राक्षस जैसे ही उस बच्ची के पास जाने की कोशिश करता है, वहां बैठे हुए पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उस राक्षस को परेशान करने लगते हैं। ये सारा दृश्य छोटी बच्ची देख लेती है, जिसके बाद वो झट से अपने घर में घुस जाती है। अरे तुम लोग मुझे परेशान मत करो, वरना सबको खा जाऊंगा। भागो भागो यहाँ से। राक्षस की जैसे ही उस बच्ची पर नजर जाती है। अरे बच्ची कहाँ गई? अभी तो यही थी। लगता है वो बच्ची गुफा के अंदर चली गई होगी। मुझे जाकर देखना चाहिए। राक्षस जाता है और गुफा का दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम अंदर क्यों चली गई? आओ आओ, बाहर आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाया हूँ, अच्छे अच्छे फल लाया हूँ। अरे आ भी जाओ, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। अरे फिक्र मत करो। अरे ओ फूल सी सुंदर सी प्यारी बच्ची, अब आ भी जाओ ना। नहीं नहीं बेटी, तुम इसकी बातों में मत आना। ये राक्षस है। तुमने अगर दरवाजा खोला तो ये राक्षस तुम्हें खा जाएगा। दरवाजा मत खोलना बेटी। दुष्ट कौवे, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे पंगा ले। पहले खुद को तो देख ले, ठीक से फिर बात करना। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रुक, अभी तेरी खैर नहीं। राक्षस कौवे के पीछे भागता है। कौवा भी उस राक्षस से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और एक नदी के किनारे आकर उड़ने लगता है। तभी वो राक्षस एक बड़ा पत्थर फेंक कर मारता है, जिससे कौवा घायल होकर नदी में गिर जाता है। ओ मजा आएगा बहुत ज्यादा। उस बच्ची का हित ऐसी बन रहा था। हाँ, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मेरे शिकार को मुझसे दूर करने चला था। बड़े दिनों बाद तो इंसानी मांस मिला है, और इसे ऐसे कैसे जाने दो। चलो अब जल्दी से उस बच्ची के पास जाता हूँ। राक्षस जाने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो रुक जाता है। लेकिन शाम तो होने वाली है, और वो गुफा तो उन गायों की है। उन गायों के आने का समय भी हो चला है। अगर उन्होंने मुझे वहाँ देख लिया तो मेरा वो सभी मिलकर भरता बना देंगी। पर क्या करूं? मेरा अब वहाँ जाना भी ठीक नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कल सुबह सुबह उस गुफा में जाऊंगा, जब सारी गायें घास चरने जंगल की ओर चली जाएंगी। शाम होती है, तभी सारी गाय अपने घर को आती है। अरे बहन, वो देखो उस राक्षस के पैर, जिसे हमने कुछ दिन पहले ही यहाँ से मार भगाया था। लेकिन इसके पैर यहाँ, लगता है आज फिर वो राक्षस यहाँ आया था। ये तुम क्या कह रही हो बहन? कहीं हमारी बेटी? अरे अरे, रो मत कपिला बहन। बहन, कहीं उस राक्षस ने हमारी बेटी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया होगा ना? हाय मेरी बच्ची अच्छी हो प्रभु।
चलो चलकर देखते हैं। सभी गाय भागती हुई अपनी गुफा की तरफ जाती है। बेटी, मेरी बच्ची, क्या तुम अंदर हो? दरवाजा खोलो बेटी। देखो, मैं तुम्हारे लिए जंगल से स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल लेकर आई हूँ। बच्ची अपनी माँ की आवाज सुनकर खुश हो जाती है और दरवाजा खोल देती है। माँ, माँ, तुम आ गई माँ। रो मत बेटी, मैं जानती हूँ वो राक्षस यहाँ आया था, पर तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। माँ, वो राक्षस बड़ा ही खतरनाक था और मुझे बार बार दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। माँ, ये तूने बहुत अच्छा किया बेटी, तुम डरो मत। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटी, मैं आ गई हूँ ना। रोना बंद करो। उस दुष्ट की इतनी हिम्मत कि वो मेरी फूल सी बच्ची को परेशान करे। अब उसकी खैर नहीं। पिछली बार तो उसे जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। उसने मेरी बच्ची को डराया है। अब क्या करे बहन, वो राक्षस आज आया है तो कल भी जरूर आएगा। अब तो उसे हमारी बेटी दिख गई है। तुम सही कह रही हो, हमें कुछ करना होगा सावली, वरना वो राक्षस हमारी बेटी को हानि पहुंचा सकता है। एक काम करते हैं, सुबह सोचते हैं क्या करना है। अभी हमारी बेटी डरी हुई है, हमें उसके पास रहना चाहिए। ठीक है। सारी गाय उस बच्ची के आसपास बैठ जाती है और उस बच्ची को बहुत दुलार प्यार करती है। बेटी देख, हम सभी तेरे लिए कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल लेकर आए हैं। इन्हें खा ले और उस राक्षस को हमारे ऊपर छोड़ दे, हम देख लेंगे उसको। सारी गाय उस बच्ची को बहुत प्यार करती है, जिससे वो जल्द ही आराम से सो जाती है और सारी गाय भी। अगली सुबह, बहन, मैंने सोच लिया है क्या करना है। क्या बहन? आज हम इसी गुफा के अंदर रहेंगे और इस गुफा से कहीं नहीं जाएंगे। आने दो उस राक्षस को। सारी गाय उसी गुफा के अंदर छुपकर बैठ जाती है। तभी वो राक्षस सुबह सुबह उस बच्ची को खाने के इरादे से उसी गुफा में आता है। अरे मेरी प्यारी बेटी, अरे दरवाजा तो खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बेटी लाडो रानी, अरे दरवाजा खोलो, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। राक्षस बहुत देर तक बच्ची को बुलाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती, जिससे राक्षस को बहुत तेज गुस्सा आता है। लगता है तू ऐसे दरवाजा नहीं खोलेगी, रुक अभी तुझे बताता हूँ। राक्षस एक बड़ा पत्थर उठाता है और दरवाजे पर फेंक कर मारता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और राक्षस गुफा के अंदर चला जाता है। कहाँ गई वो बच्ची? दिख नहीं रही है। ओ मेरी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची, तुम बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। अब छुपन छुपाई का खेल बंद करो और मेरे सामने आओ। कहाँ हो प्यारी बच्ची? तुम देखो, मुझे ज्यादा न सताओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो बहुत बुरा होगा। अब आ भी जाओ। और अगर हमें गुस्सा आ गया तो तेरा क्या होगा, तूने सोचा है ये? अरे तुम सभी आज घास नहीं चरने गई क्या आज? दुष्ट, तूने क्या सोचा? तू यहाँ हमारी बेटी को अकेला पाकर उसके पास आएगा और हम सभी देखते रहेंगे। मुझे पता था तू जरूर आ जाएगा, इसीलिए हम सभी इस गुफा के अंदर ही छुपी बैठी थी। अब तू सोच तेरा क्या होगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं गलती से यहाँ आ गया था, अब मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा।
अच्छा, बड़ा आया गलती से आ गया। अब मैं तुझे दूसरी गलती करने का कोई मौका ही नहीं दूंगी। बहनों, इसके हाथ पैर तोड़ डालो और ऐसी हालत बनाओ इसकी कि दोबारा ये हमारी बच्ची के इर्द गिर्द भी ना भटके। हाँ हाँ, हम सभी मिलकर इसे आज मजा चखाते हैं। सारी की सारी गाय उस राक्षस पर टूट पड़ती है और उसकी अच्छी मरम्मत करती है। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। ओ कपिला बहन, अरे सांवली बहन, मैं दोबारा तुम्हारी गुफा की तरफ नहीं भटकूंगा। अरे मुझे छोड़ दो, मेरी टांग, मेरे हाथ। सभी गाय उस राक्षस को बहुत मारती है और मार मार कर उसे अधमरा कर देती है। श्याम नाम का एक आदमी अपने खेत में मजे से सो रहा था। रात का समय था कि तभी अचानक से श्याम के मुंह पर एक पत्थर आकर गिरता है। मेरा मुंह, यह मेरे ऊपर पत्थर किसने फेंका? कौन है दिन दहाड़े? किसका इतना दिमाग खराब है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पानी और बर्फ का तो पता था, पर यह पत्थर की बारिश कब से होने लग गई? जमाना बड़ा खराब हो गया है, अब आसमान से कुछ भी बरसता है। श्याम भागकर अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। असल में यह आसमान से पत्थर नहीं बल्कि हड्डियां गिर रही थीं। हे भगवान, ये तो कंकाल के टुकड़े हैं। हड्डियां ये आसमान से कैसे गिरने लगी? लगता है कि कोई भूत प्रेत का चक्कर है। भागो रे बाबा, भागो। श्याम देखता है कि गांव में हड़कंप मचा हुआ था और लोग इधर उधर भाग रहे थे। अचानक से हड्डियां गिरना बंद हो जाती हैं और फिर खून की बारिश होने लगती है। बारिश इतनी तेज होती है कि पूरे गांव में खून ही खून भर जाता है और खून की बाढ़ आ जाती है। कुछ लोग तो अपने घरों में जाकर छिप जाते हैं, मगर कुछ बहकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब बारिश बंद होती है और बाहर के हालात सुधर हैं, तब बचे हुए कुछ लोग बाहर आते हैं। यह सब आखिर हुआ क्या? ये कैसी भूतिया बारिश थी कि गांव के आधे लोगों को अपने साथ ले गई। न जाने वो लोग कहाँ गए होंगे। अब हम उनका पता कैसे लगाएं? अरे तुम्हें उनकी पड़ी है, पहले अपने आप को तो बचा लो, वरना थोड़ी ही देर में तुम भी उन्हीं के पास पहुंच जाओगे। पहले तो आसमान से हड्डियां गिरी और फिर कितना सारा खून। मानो या ना मानो, इस सब के पीछे जरूर किसी भूत या चुड़ैल का हाथ है। अरे मगर जो लोग बारिश में बहकर गायब हो गए, उनका क्या? वो क्या मर गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्या पता, लेकिन हमें गांव छोड़कर शहर चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर वह बारिश दोबारा हुई तो हम सब मारे जाएंगे। बाकी सब बचे हुए गांव वाले श्याम की बात से सहमत हो जाते, मगर एक औरत जिसका नाम अंकिता था, वह कहती है, नहीं, हम गांव छोड़कर कैसे जा सकते हैं? जब भूतिया बारिश हुई तब मेरी बेटी खुशी बाहर खेल रही थी, वह भी अब गायब है। हम सबको मिलकर गायब लोगों को ढूंढना चाहिए। हम ऐसे कैसे उन्हें जाने दे सकते हैं? हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। मेरी गाय भी लापता है, मैं उसे ऐसे मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना। अरे लेकिन वह सब गायब नहीं हुए, वो सब तो। नहीं, इसके आगे कुछ मत कहना। अगर तुम लोगों को यहाँ से जाना है तो अपना बुढ़िया बिस्तर बांधो और चले जाओ। मैं तो गायब हुए लोगों को और अपनी खुशी को ढूंढ कर रहूंगी। अरे अरे गांव वालों, इसे छोड़ो, ये तो सचमुच पागल हो गई है। हाँ, हम सब गांव छोड़कर चलते हैं, वरना हम भी बेमौत मारे जाएंगे। इसे अगर मरना है तो शौक से मरे। यह सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। सभी गांव वाले गांव छोड़कर जाने की बात से सहमत थे, लेकिन तभी अचानक से आसमान में बहुत तेज बिजली कड़कती है और सब लोग डर जाते हैं। ये क्या फिर से बारिश होने वाली है क्या? अरे भागो रे, अपनी अपनी जान बचा के भागो। नहीं नहीं,
हमें जल्दी अपने घरों के अंदर जाना चाहिए। यहाँ बाहर रहना या कहीं बाहर भागना खतरे से खाली नहीं है। अभी सबसे ज्यादा सुरक्षित हमारा घर ही है। पूरे गांव में भगदड़ मच जाती है और सब अपने अपने घरों के अंदर भागने लगते हैं कि तभी आसमान से एक चुड़ैल उड़ते हुए जमीन पर आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मैं हूँ बारिश करवाने वाली चुड़ैल और अब मैं तुम सब बचे हुए लोगों को भी खत्म कर दूंगी। कोई भी मुझसे बच नहीं पाएगा और जिसने भी चालाकी दिखाने की कोशिश की उसे तो मैं सबसे पहले खत्म करूंगी। सभी लोग अपने अपने घरों में छिप गए थे, मगर वह खिड़की से चुड़ैल को साफ साफ देख पा रहे थे। श्याम और अंकिता साथ में अंकिता के घर में छिपे थे। वह जब खिड़की से बाहर बारिश की चुड़ैल की बात सुनते हैं तो घबरा जाते हैं। हाँ, हे भगवान, यह तो सचमुच कोई चुड़ैल है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहिए। मैं कब से एक ही बात कह रहा हूँ, मगर कोई भी मेरी बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्या तुम सबको मरने का? अरे तुमने सुना नहीं? उस चुड़ैल ने क्या कहा? वो किसी को नहीं छोड़ेगी। वो गांव से बाहर किसी को जाने ही नहीं देगी और उसने हमें चालाकी दिखाने से भी मना किया है। तुम्हें उसकी धमकियों से डर नहीं लगता क्या? हे भगवान, चुड़ैल तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। देखते ही देखते इसने पूरे के पूरे घर को ही आग लगा दी। हमारी बरसों की मेहनत को एक झटके में तबाह कर दिया इस चुड़ैल ने। मैं तो पहले ही कह रहा था कि हम सब यहाँ से भाग जाते हैं। तो तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी। अरे वो चुड़ैल किसी को कहीं नहीं जाने देगी। अब सबको साथ मिलकर उससे लड़ना होगा। बाहर पत्थर, खून और आग की बारिश हो रही है। तभी उसका ध्यान सामने रखे सामान पर जाता है। ये क्या? ये तो छतरी बनाने का सामान है। क्या तुम छतरियाँ बनाते हो क्या? हाँ, क्यों तुम्हें इससे क्या? अरे पागल आदमी बाहर, हमें उस चुड़ैल की बारिश का खतरा है और बारिश बचाता है छतरी। इसका मतलब हमारे पास उस चुड़ैल से बचने का एक रास्ता है। वाह, मैं पागल हूँ या तुम इस छतरी से तुम आग और पत्थर की बारिश से बचोगी? पहले तो वो चुड़ैल तुम पर हंसेगी और फिर तुम पर पत्थर बरसा बरसा के तुम्हें मार डालेगी। मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम कपड़े की छतरी मत बनाओ। मैं तुमसे एक ऐसी छतरी बनाने के लिए कह रही हूँ जिससे कि हम उस चुड़ैल से लड़ सके होंगी। एक लोहे की छतरी जिस पर पत्थर और खून की बारिश का कोई असर नहीं होगा। तुमने फायर प्रूफ कपड़ों और हथियारों के बारे में तो सुना ही होगा ना? ऐसी चीजें जिनमें आग नहीं लगती है। तो बस तुम्हें वैसी ही छतरी बनानी है। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ छतरी बनाने की कला है। यह जैसी छतरी तुम बनाने को कह रही हो उसका सामान मेरे पास नहीं है। उसके लिए तो हमें कलवा लोहार से सामान लेना पड़ेगा। तो ठीक है, जैसे ही रात हो जाएगी हम उसके घर जाएंगे और हम लोग सभी गांव वालों को भी अपने प्लान में शामिल कर लेंगे। फिर हम उस चुड़ैल को आसानी से हरा पाएंगे। रात होते ही अंकिता और श्याम काम पर लग जाते हैं। श्याम और उसके साथ गांव के कुछ और लोग भी छतरी बनाने में लग जाते हैं। अगले दिन सभी गांव वाले चुड़ैल का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अगले दिन सुबह होते ही चुड़ैल फिर से वापस आ जाती। कहाँ हो गांव वालों? देखो मैं आ गई। अब तुम लोग भी जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ और ये गांव छोड़कर चुपचाप चले जाओ। चुड़ैल की बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। तो तुम अगर हम सबको यहाँ से भगाना ही चाहती थी तो फिर हमें अभी तक जाने क्यों नहीं दे रही थी? वो तो बस मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेल रही थी और वैसे भी क्या पता तुम लोग पहले मेरे कहने पर गांव खाली करके ना जाते और मेरा कहा ना मानते। लेकिन अब इतनी तबाही देखने के बाद तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओगे। ये सब क्या है? ये इस चुड़ैल का क्या नया नाटक है? अब मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दे रही हूँ, जल्दी से गांव खाली कर दो। तभी अंकिता घर से बाहर आ जाती है और चुड़ैल से कहती है, लेकिन तुम यह सब कर क्यों रही हो? हमें यहाँ से भगाकर भला तुम्हें क्या मिलेगा? ओहो, तुझ में तो बड़ी हिम्मत है। चल, अब तू पूछ रही है तो मैं बता देती हूँ। दरअसल मैं यह सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बरसों से मैं यहाँ वहाँ भटक रही हूँ और अभी तक मुझे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली है जहाँ मैं अपना घर बनाकर रह सकूँ।
मगर यह जगह मुझे बहुत पसंद आ गई है और इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं यहीं रहूंगी। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है। कोई यहाँ से जाएगा तो वो हो तुम। ठीक है, तो अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इतना कहकर चुड़ैल फिर से अपनी भूतिया बारिश चालू कर देती है, लेकिन अब कोई भी उससे नहीं डरता है क्योंकि श्याम ने अपने बनाए हुए छाते सब लोगों में बांट दिए थे। देख लिया ना चुड़ैल की बच्ची, हम तुमसे नहीं हारेंगे। अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा क्योंकि अब तुम हम सबसे हारने वाली हो। अरे नहीं, ये सब क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूंगी? कैसे इन लोगों को यहाँ से भाग आऊंगी? नहीं नहीं, मैं हार नहीं सकती। इतना ही नहीं, अंकिता ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके श्याम से एक बड़ा सा बक्सा भी बनवाया था। गांव वालों, यही मौका है। जल्दी से उन अंगारों को इस चुड़ैल पर फेंक दो और इसका सारा खेल खत्म करो। इसने हमें बहुत परेशान कर लिया है। अब इसकी बारी है। सही मौका पाते ही लोग चुड़ैल पर उन अंगारों को फेंक देते हैं और चुड़ैल जलन के मारे तड़प उठती है। देखते ही देखते चुड़ैल उन अंगारों से जलकर राख हो जाती है और अंकिता की समझदारी के कारण आज सभी गांव वाले बच जाते हैं। थोड़ी दूर ढूंढने के बाद उसे अपनी बेटी और बाकी के लोग भी मिल जाते हैं। चुड़ैल ने उन्हें घने जंगलों में बांध कर रखा हुआ था। इसके बाद वह सभी लोग वापस पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।